हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, सोशो पॉइंट चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम लोग सेमेस्टर 4 के एमसीक्यूज सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, इंग्लिश में अभी मुझे टाइम नहीं है, बट कम से कम हिंदी मीडियम वालों का भला हो जाए तो मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए बना दे रही हूँ एमसीक्यूज। वैसे मैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी बनाती हूँ। ठीक है, आप लोगों का पेपर 1 के जो डिटेल्ड वीडियोस हैं उसकी अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। और इसके अलावा आपका जो सेमेस्टर 4 के एमसीक्यूज़ हैं सारे के सारे, उसकी अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। सब कुछ देख लेना एक साथ। ठीक है, अलग अलग जगह पे आपको जा कर के ढूंढना नहीं पड़ेगा, एक साथ सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपके पांचों थिंकर्स के। ठीक है, और ये जितने भी मैं बता रही हूँ, ये जितने भी लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशोलॉजी से रिलेटेड, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा एक बहुत ज़रूरी बात आपको बतानी है कि जब भी मेरे आप लोग वीडियोस देखा करिए तो क्या करना है आपको कि कमेंट बॉक्स और जो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, ठीक है, कमेंट वाला सेक्शन देख लिया करिए एक बार, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स तो ज़रूर चेक कर लिया करिए। ठीक है, दोनों के दोनों। तो आपको अगर कुछ इसमें टाइपिंग मिस्टेक या इस तरीके की कोई भी मिस्टेक होती है इस वीडियो में, तो वो वहाँ पे मेंशन कर दी जाती है। तो जितने भी वीडियोस देखिए कभी भी, सबका एक बार चेक ज़रूर कर लिया करिए। ठीक है, स्पेशली कोई भी एजुकेशनल वीडियो देखिए आप, तो एक बार चेक कर लिया करिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मर्टन का सॉल्व करने जा रहे हैं। स्वतः साधक भविष्योक्ति की संकल्पना की व्याख्या किसने की है? इसको बोलते हैं सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, इसके बारे में डिटेल्ड बातें किसने बताई हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आर के मर्टन। ठीक है, आज आपको इम्पॉर्टेंट ही इम्पॉर्टेंट बताऊंगी, सिर्फ जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, बीए सेमेस्टर 4। आर के मर्टन के अनुसार निम्नलिखित में से संदर्भ समूह के निर्माण का आधार कौन है? इसको कहते हैं रेफरेंस ग्रुप। रेफरेंस ग्रुप जो बनता है ना सोसाइटी में अगर किसी इंसान का, तो उसका बेस क्या होता है? अगर आपको पता हो रेफरेंस ग्रुप, जैसे कि अगर कोई इंसान कुछ बनना चाहता है किसी की जैसा, तो जैसे एक इंसान है, ठीक है, वो इसके जैसा बनना चाहता है। ये इंसान एक स्टूडेंट है और ये एक आईएएस है। ठीक है, तो इस स्टूडेंट का रेफरेंस ग्रुप क्या है? ये है। तो अब क्या कहेंगे हम, इसने किस बेस पर इसको रेफरेंस ग्रुप चुना? तो क्या कहोगे, आंसर क्या होगा आपका? सापेक्षिक वंचना या सापेक्ष वंचन? सा वाला आंसर इज करेक्ट। ठीक है, ओके, तो ये सा आंसर इज करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिका द्वंद्व के संरचनात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? रोल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में किसने बताया? सिर्फ इतना क्वेश्चन आएगा, रोल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में किसने बताया? ठीक है, भूमिका द्वंद्व। तो आर के मर्टन। जैसे कोई इंसान है, ठीक है, मान लो ये एक टीचर है, ठीक है, तो टीचर भी है और एक मदर भी है, और ये क्या कर रही है, एग्ज़ाम ले रही है, और एग्ज़ाम में एक स्टूडेंट बैठा है जो चीटिंग कर रहा है। अब इस टीचर का फ़र्ज़ है कि इस बच्चे को ये पनिश करे, लेकिन ये जो स्टूडेंट है ये इसी का बेटा है। तो अब ये सोच रही है, क्या सोचेगी, कि मैं एक माँ का फ़र्ज़ निभाऊँ, अपने बच्चे को सेव कर लूँ या इसको पनिश करूँ? तो यहाँ पर क्या होता है, रोल कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, भूमिका द्वंद्व हो जाता है कि कौन सी भूमिका हम निभाएं इस वक्त। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने यह तर्क दिया कि सभी संरचनाएं सामाजिक प्रणाली के कार्य कारण के लिए अपरिहार्य नहीं होती हैं? ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी आज करवा रही हूँ ना, सब इम्पॉर्टेंट है। कौन से ऐसे सोशोलॉजिस्ट हैं जो कहते हैं कि जितने भी सारे स्ट्रक्चर हैं, सारी संरचनाएं हैं, वो सामाजिक प्रकार प्रणाली अगर बनी रहे, उसमें फंक्शन होता रहे, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं होती हैं? जैसे अगर आपको याद हो तो कुछ फंक्शनलिस्ट क्या मानते हैं कि जैसे एक सोसाइटी है, सोसाइटी के सोसाइटी है, सोसाइटी सेम वैसी ही होती है जैसे कि एक इंसान। ठीक है, एक इंसान है, उसके हाथ पैर सारे बॉडी पार्ट्स
एक फंक्शन में काम करते रहते हैं, ठीक है। अगर उसका पैर काम करना बंद कर दे तो पूरे बॉडी पे असर पड़ेगा, हाथ काम करना बंद कर दे तो भी पूरी बॉडी पे असर पड़ेगा। और इसके अलावा हर एक बॉडी पार्ट का अपना एक अलग फंक्शन है, वो अपना अपना काम करते रहते हैं। दिमाग का अलग काम है, हाथ का अलग, पैर का अलग, ठीक है। पैर आप हाथ से खाना खाते हो, पैर से तो नहीं खाते। तो कहने का मतलब है कि सारे सारे बॉडी पार्ट्स के अपने अपने फंक्शन अलग डिसाइडेड है, और अगर एक पे कुछ गलत असर पड़ता है तो पूरे पूरे बॉडी पे असर पड़ता है। तो सेम सोसाइटी भी ऐसी ही होती है। सोसाइटी में हर एक पार्ट होता है, हर एक छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, हर स्ट्रक्चर का अलग अलग फंक्शन डिसाइडेड है, और हर स्ट्रक्चर अपना अपना फंक्शन करती रहती है, और सोसाइटी मेंटेन रहती है, सोसाइटी एक बैलेंस फॉर्म में रहती है। तो तो यहाँ पे एक थिंकर पूछ रहे हैं कि वो कौन सा थिंकर है जिसने ये लॉजिक दिया कि ज़रूरी नहीं है, जो आप जिन स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं ना, सोसाइटी के इतने सारे स्ट्रक्चर हैं, ज़रूरी नहीं कि ये हमारी पूरी सोसाइटी को बनाए रखने के लिए, बैलेंस के लिए ज़िम्मेदार हों। हो सकता है ये इसका कोई काम ना हो, ये बेकार में ही सोसाइटी में पड़ा हुआ है। तो ज़रूरी नहीं है कि सोशल सिस्टम के अंदर सारे के सारे सामाजिक संरचनाएं उसके फंक्शन को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी हों, ठीक है। तो ऐसा दिया है आपका मर्टन ने, और आप इनका एक कॉन्सेप्ट भी जानते हो। इन्होंने प्रकार्य का एक क्या दिया है, कॉन्सेप्ट दिया है, अवधारणा दिया है, और एक अकार्य की भी अवधारणा दी है ना। फंक्शन, डिसफंक्शन एंड नॉन फंक्शन, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रकार्यात्मक विकल्प की अवधारणा का सुझाव किसने दिया है? तो ऑप्शन इज दिस करेक्ट, ओके। प्रकार्यात्मक विकल्पों के बारे में बात करते हैं। आर के मर्टन के अनुसार प्रकार्य शब्द का प्रयोग कितने अर्थों में किया जा सकता है? इन्होंने कहा फंक्शन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सोसाइटी के हर एक पार्ट फंक्शन अपना अपना काम करते हैं, उसको ही हम कहते हैं कि फंक्शन हो रहा है। बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं फंक्शन के, और उन सारे मीनिंग्स में से हमें छांटना होता है कि हम कितने मीनिंग्स, कौन किस मीनिंग को लें जो हमारी सोसाइटी पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो प्रकार्य शब्द को कितने अर्थों में प्रयुक्त किया है, इसका अरिहंत की किताब में आपका मुझे मिला है 5 अर्थों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे ये क्वेश्चन आना नहीं चाहिए, ठीक है, आप बीए के एग्ज़ाम में नहीं आना चाहिए। मर्टन ने प्रकार्यवाद से संबंधित कौन सी अवधारणा दी है? प्रकार्य के संदर्भ में, ठीक है, प्रकार्यवाद से संबंधित अकार्य, अपकार्य, प्रकट और अप्रकट प्रकार्य। देखिए मैं आपको इसका क्लियर बता देती हूँ। इन्होंने प्रकार्य बताया है, ठीक है, जिसमें आपका प्रत्यक्ष प्रकार्य होता है और निहित प्रकार्य होता है। 2 तरीके के प्रकार्य के बारे में बताया है, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं मैनिफेस्ट फंक्शन और लेटेंट फंक्शन। इसके अलावा प्रकार्य और अकार्य के बारे में बताया है। ये प्रकट प्रकार्य और अप्रकट प्रकार्य को हम क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष प्रकार्य और अप्रत्यक्ष प्रकार्य। तो उसी को प्रकट और अप्रकट प्रकार्य भी कहते हैं, ये एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है। इसी को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष बोलते हैं, और प्रकट और अप्रकट बोलते हैं। इसको मैनिफेस्ट बोलते हैं, इसको लेटेंट बोलते हैं। और मैं क्या बता रही थी आपको, फंक्शन और डिसफंक्शन बताया है, प्रकार्य और अकार्य, ठीक है। प्रकार्य और अकार्य, इसमें जो दिया हुआ है वो वर्ड सही नहीं है। इसके अलावा उन्होंने न कार्य भी दिया हुआ है, नॉन फंक्शन, ठीक है, इतना दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इम्पॉर्टेंट, होपी जनजाति का उदाहरण मर्टन ने किस प्रकार के लिए किया है? होपी ट्राइब है एक, तो उसका एग्जाम्पल इनमें से किसको डिस्क्राइब करने के लिए किया है, ऐसा सवाल है आपका। तो जवाब होगा आपका निहित प्रकार, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लेटेंट फंक्शन, या इसके अलावा इसको क्या कह सकते हैं, निहित को प्रत्यक्ष यस, नहीं प्रत्यक्ष नहीं कहेंगे, अप्रत्यक्ष कहेंगे, ठीक है। निहित को अप्रत्यक्ष कहते हैं। देखिए सोसाइटी में 2 तरीके के लोग काम करते हैं। एक जो होता है काम, कोई ऐसा काम किया जिसका हमें पता है कि रिज़ल्ट क्या होने वाला है, ठीक है, तो वो प्रत्यक्ष प्रकार्य होगा,
ठीक है, जैसे आपको अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। और निहित प्रकार्य क्या होता है या अप्रत्यक्ष प्रकार्य क्या होता है, जो कि होपी ट्राइब्स से भी एग्जाम्पल से भी रिलेट करता है। कि जैसे होपी ट्राइब्स थी, वो वर्षा लाने के लिए बहुत सारे कर्मकांड करती थी। मतलब सामूहिक रूप से नाचना गाना, है ना, थोड़ा फेस्टिवल टाइप का बनाना। तो इस तरीके के होपी ट्राइब्स करते थे, किस लिए करते थे? वर्षा लाने के लिए। अब देखो, ये फंक्शन है कि उन्होंने ये त्यौहार मनाया वर्षा लाने के लिए। अब ये तो कंफर्म है नहीं कि इनके करने से वर्षा आ ही जाएगी, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से क्या हुआ कि जब ये लोग मिल कर के आपस में उत्सव मना रहे थे, सब मिलकर के सेलिब्रेट कर रहे थे, गॉड को खुश करने की कोशिश कर रहे थे, तो एक मैनिफेस्ट फंक्शन क्या हुआ, एक अप्रत्यक्ष प्रकार क्या हुआ कि इन सब में एकीकरण आ गया। ये सब आपस में मिलजुल गए, ये सब मिलते रहते थे, है ना, तो मिलजुल गए तो इनसे क्या होगा, आपस में मुलाकात होगी, आपस में परिचय होगा अगर कोई किसी को नहीं जानता है, और एक दूसरे से फ्रेंडशिप होगी। तो इस तरीके से एकीकरण जो हुआ वो एक निहित प्रकार है। तो इस तरीके का कुछ होता है, ठीक है। तो होपी जो ट्राइब है ना, वो अप्रत्यक्ष प्रकार से जुड़ी हुई है। तो अप्रत्यक्ष को क्या कहते हैं? जो निहित है, जो हमें दिख नहीं रहा है बट अंदर छिपा हुआ है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य सीमा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मिडिल रेंज थ्योरी किसने दी है? तो मर्टन ने दी है, ठीक है। मध्य सीमा सिद्धांत मर्टन ने दिया हुआ है। किसने मध्य सीमा सिद्धांत को कुख्यात सिद्धांत कहा है? तो कुख्यात सिद्धांत जिन्होंने कहा है उनका नाम है जी.एम. आंद्रे देव, ठीक है। ये जो आंद्रे बेते लिखा हुआ है ये गलत है, यहाँ पे होगा जी.एम. आंद्रे देव, ठीक है। उन्होंने कहा है कि मध्य सीमा सिद्धांत एक कुख्यात सिद्धांत है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्त और अव्यक्त प्रकार या प्रकट और अप्रकट, है ना, या मैनिफेस्ट एंड लेटेंट भी कहते हैं, को किसने बताया है? तो आपका मर्टन है। इतनी देर से बात हो रही थी, मर्टन किस देश से संबंधित है ये भी पता होना चाहिए आपको। तो ये अमेरिकन है, ठीक है। आप मुझे कमेंट में बताइए कि पार्सन्स और मीड किस देश से संबंधित हैं। पार्सन्स और जॉर्ज हर्बर्ट मीड कौन से देश से संबंधित हैं? प्रकार्य और आकार्य का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो देखिए, प्रकार और आकार्य को सोसाइटी के रिस्पेक्ट में चीज़ों को बताया है, तो सांस्कृतिक तो नहीं होगा और आर्थिक भी नहीं होगा, सोसाइटी से चीज़ों को रिलेट किया है, ना कि सिर्फ कल्चर से या अर्थव्यवस्था से। तो आंसर सा होगा आपका, ठीक है। सामाजिक मूल्य इस करेक्ट आंसर। वे स्पष्ट परिणाम जो सामाजिक व्यवस्था में अभियोजन के गुण को कम कर देते हैं क्या कहलाते हैं? इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि सोसाइटी में इंटीग्रेशन को कम कौन करता है, सोसाइटी में थोड़ा सा डिसबैलेंस कौन क्रिएट कर देता है। पूरी तरीके से तो सोसाइटी डिसबैलेंस नहीं होती, ठीक है। तो इंटीग्रेशन वाली क्वालिटी को या एकीकरण को कम कौन कर देता है? तो आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, अकार्य, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक इकाई का के वह कार्य जो ना प्रकार्य हैं और ना ही अकार्य, उन्हें मर्टन ने क्या कहा है? मतलब ना ही सोसाइटी को कुछ अच्छा बनाने के लिए योगदान करते हैं, मतलब उसका कोई काम भी नहीं पूरा कर रहे हैं, और ना ही उसमें कुछ डिसबैलेंस क्रिएट कर रहे हैं, ना ही अकार्य कर रहे हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? तो जब ना प्रकार्य कर रहे हैं ना अकार्य कर रहे हैं, तो प्रकार्य और अकार्य तो हट ही गया, नॉन फंक्शन होता है, ठीक है। एक्चुअली सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती रहती हैं, मतलब जैसे प्रथाएं पहले से चलती चली आ रही हैं। तो पहले चीज़ों का जो होती थी उनका कुछ इम्पोर्टेंस था, बट वही सेम चीज़ें आज हैं तो सोसाइटी में, बट उनका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तो वो सोसाइटी में एग्जिस्ट भी कर रही हैं और ना कोई फंक्शन कर रही हैं, और ना ही सोसाइटी में कोई डिसबैलेंस क्रिएट कर रही हैं या उसकी स्टेबिलिटी को ख़राब कर रही हैं, ऐसी कुछ भी नहीं है। तो उसको बोलते हैं नॉन फंक्शन। जैसे शादी, अगर मैरिज की बात करें तो उसमें इतने सारे रीति रिवाज को फॉलो करके शादी किया जाता था। आज भी वो चीज़ें फॉलो करते हैं लोग, बस नाम के लिए कर देते हैं कि हाँ ऐसा पहले लोग करते थे तो चलिए हम भी कर देते हैं। तो हो तो रहा है, तो ना तो उससे कोई फ़र्क पड़ रहा है, उसके होने से या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बट है, फिर भी है। तो
उसको क्या कहेंगे हम, नॉन फंक्शन है, ये ना कार्य है। भूमिका समूह सिद्धांत का उदाहरण किसके द्वारा दिया गया है, रोल सेट थ्योरी किसके द्वारा दी गई है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मर्टन। ठीक है, मर्टन ने रोल सेट थ्योरी दी है। रोल का एक सेट होता है, एक इंसान होता है, सॉरी, एक इंसान होता है, उसके बहुत सारे रोल्स होते हैं। जैसे एक टीचर है तो वो मदर भी है, सिस्टर भी है, डॉटर इन लॉ भी है। तो ये क्या है, रोल्स का सेट है। इसी में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो रोल कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है ना। द्वंद्व हो जाता है तो भूमिका द्वंद्व का सिद्धांत आ जाता है। मध्य सीमा सिद्धांत को एक अलग कदम किसने कहा है। तो आपका सही जवाब है टी.एच. मार्शल। ठीक है, आ वाला आंसर इज़ करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्याशित समाजीकरण के बारे में किसने चर्चा की है। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन के बारे में किसने बताया है। तो आपका आंसर है मर्टन। ठीक है, मर्टन। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन कैसे होता है, ये आपका जो संदर्भ समूह सिद्धांत है ना, संदर्भ समूह सिद्धांत। जैसे एक मैंने बताया, एक स्टूडेंट है, वो क्या बनना चाहता है, आईएएस बनना चाहता है। ठीक है, तो क्या कर रहा है, ये पढ़ाई कर रहा है आईएएस के लिए, और आईएएस वाली क्वालिटीज़ अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। तो इसका एक स्टूडेंट है, इसका रेफरेंस ग्रुप तो आईएएस हो गया, और ये आईएएस की तरह बहुत ज़्यादा मन से बनना चाहता है, तो आईएएस वाली सारी क्वालिटीज़ को अपने अंदर लाने की कोशिश कर रहा है। इनको देख देख करके इनको फॉलो कर रहा है। तो क्या हो रहा है, इसका एक प्रत्याशित सामाजिकरण भी हो रहा है। चीज़ों को सीख रहा है ना कि जैसा बनना है उसको। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से मर्टन ने किस सिद्धांत को प्रस्तुत नहीं किया है इसमें से। तो धर्म के सिद्धांत को नहीं प्रस्तुत किया है। प्रकार्यवाद भी दिया है, संदर्भ भी दिया है, मध्य सीमा सिद्धांत भी दिया है। ठीक है, 24th क्वेश्चन क्या है, मर्टन के द्वारा प्रस्तुत प्रकार्य की अवधारणा निम्नांकित में से किस दशा से संबंधित है। मर्टन की जो प्रकार्य की अवधारणा है वो किस दशा से संबंधित है। तो क्योंकि आपने एक ऊपर क्वेश्चन पढ़ा था कि ये ना कल्चर से जुड़े हुए हैं, ना ही कोई अर्थव्यवस्था वाला था ना एक क्वेश्चन, ना ही किसी आर्थिक चीज़ों से जोड़ते हैं अपनी अवधारणाओं को। तो किससे जुड़ा हुआ है, कोई आयोजन से नहीं, कोई कोई एक विशेष परिस्थिति में कोई इंसान काम करे उससे भी नहीं, सोशल इश्यूज समस्याएं से तो बिल्कुल भी नहीं, बल्कि समाज के अस्तित्व संबंधी कार्य से, कि मतलब सोसाइटी कैसे बनी रहती है, सोसाइटी में कैसे फंक्शन होता रहता है, और सोशल स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है, बैलेंस्ड रहता है। तो उसके बारे में ये सारी बातें बताते हैं। तो बी इज़ करेक्ट। ठीक है, ये एक फंक्शनलिस्ट भी हैं, प्रकार्यवादी भी हैं, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। ये तो डेफिनेशन आप लर्न ही कर लीजिए। ठीक है, वे देखे जा सकने वाले प्रकार्य वे देखे जा सकने योग्य परिणाम हैं जो सामाजिक व्यवस्था में अनुकूलन अथवा सामंजस्य को संभव बनाते हैं। ठीक है, प्रकार्य जो है, जो फंक्शन के बारे में बात की है, फंक्शन की डेफिनेशन दी है कि सामाजिक व्यवस्था में वो क्या करते हैं, अनुकूलन और सामंजस्य को संभव बनाते हैं ये प्रकार्य। ठीक है, सोसाइटी में जो भी फंक्शन होते हैं वो सोसाइटी में एडेप्टेशन और जो सामंजस्य होता है, ठीक है, एक कोहर्सन होता है, वो उसको बनाए रखते हैं, और जिसको हम लोग देख भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हमें दिखाई ना दे। तो मर्टन ने कहा है ये। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे वैश्विक परिणाम जो व्यक्ति द्वारा इच्छित और मान्य होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। जो जैसे मैंने कहा था ना, होपी ट्राइब्स क्या कर रही हैं, बारिश के लिए उत्सव मना रही हैं। तो बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है, ये कुछ कंफर्म नहीं है। ठीक है, अगर एक बच्चा पढ़ाई करके अच्छा रिज़ल्ट अच्छा लाने के लिए पढ़ाई कर रहा है, तो क्या होगा, वो अच्छे से पढ़ रहा है तो ज़रूर वो अच्छे मार्क्स लेकर के आएगा। तो वो जो इच्छित और मान्य वैषयिक परिणाम है, मतलब आपने कुछ काम किया और जो भी आपका परिणाम आया वो आपका इच्छा के अनुसार आया। ठीक है, और वो मान्य भी है कि वही आया है। तो क्या होगा, वो आपका एक प्रत्यक्ष प्रकार्य होगा। ठीक है, जो आपने चाहा वो हुआ। अप्रत्यक्ष नहीं हुआ है, कि कहीं ऐसा नहीं हुआ कि आपको राष्ट्रपति बना दिया गया, आप एग्ज़ाम में बैठे बीए के और आप राष्ट्रपति बन गए, तो वो अप्रत्यक्ष हो जाएगा। आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, बीए में अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की। समझ गए, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रकट प्रकार्य अथवा निहित प्रकार्य के बारे में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शंस देखते हैं एक एक करके। निहित प्रकार्य का कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं होता। यहाँ पे अप्रकट की बात हो रही है, ठीक है, निहित की या अप्रत्यक्ष, तीनों कहते हैं। तो कोई एक उद्देश्य नहीं होता, जनसाधारण में एक विशेष क्रिया
के निहित प्रकार का पहले से कोई ज्ञान नहीं होता, या फिर निहित प्रकार समाज के लिए हानिकारक होते हैं। तो हानिकारक तो बिल्कुल नहीं होते हैं, ठीक है, ये ऑप्शन इज़ रॉन्ग। निहित प्रकार समाज द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता, ये भी रॉन्ग है। अगर आपने कुछ काम किया, जैसे उत्सव मना रही थी होपी ट्राइब्स, और उसमें एक इंटीग्रेशन आ गया, तो पहली बात तो हमें पता ही नहीं कि क्या एक निहित प्रकार या एक छुपा हुआ क्या फंक्शन निकल करके आने वाला है किसी काम का, हमें तो बाद में पता चलता है ना चीज़, और वो चीज़ें तो हो जाती हैं सोसाइटी में। तो स्वीकार किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, ये हमें नहीं पता, ठीक है। हम एक जनरलाइजेशन नहीं कर सकते। हो सकता है किसी चीज़ का एक निहित प्रकार बहुत अच्छा निकल के आ जाए, एक का ख़राब निकल करके आ जाए, तो हम हमेशा ये नहीं कह सकते कि उसको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती। अब बचा ए और बी, ठीक है। तो देखो, जैसे हम लोग कुछ भी अप्रकट प्रकार्य करने जाते हैं, जैसे होपी ट्राइब्स ने उत्सव मनाना शुरू किया, तो बारिश के लिए मनाना शुरू किया था ना, कि बारिश हो जाए। तो उद्देश्य तो होता है, तो ऐसा नहीं कि उद्देश्य नहीं होता। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, कि जनसाधारण का एक विशेष क्रिया के निहित प्रकार का पहले से कोई ज्ञान नहीं होता। एक विशेष क्रिया कर रही है, उसका निहित प्रकार क्या होगा उसको जनसाधारण को नहीं पता होता है, कोई ज्ञान नहीं होता पहले से, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य सीमा सिद्धांत का संबंध निम्नलिखित में से किस दशा से है? संपूर्ण समाज में एक व्याप्त वृहत सामान्यीकरण, बिल्कुल नहीं। मध्य सीमा सिद्धांत एक वृहत और सूक्ष्म के बीच का सिद्धांत है, कि ना बहुत छोटा ना बहुत बड़ा। सामाजिक समस्याओं के समाधान से है या व्यक्तिगत भूमिकाओं के निर्वाह से है? तो व्यक्तिगत तो बहुत छोटी बात हो गई ना, हर एक पर्सन टू पर्सन तो कोई रूल बनता नहीं है सोशोलॉजी में। तो सा और गलत हो गया। अनुभव सिद्ध समानताओं से, द, तो 28 इज़ करेक्ट। देखो, सामाजिक समस्याओं के समाधान वाला ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि सोशोलॉजी में कोई भी कॉन्सेप्ट्स बनते हैं तो वो किसी समस्या के समाधान के लिए नहीं बनते, बल्कि चीज़ें क्या हैं उनको एक्सप्लेन करने की बात करती है सोशोलॉजी हमेशा, ठीक है। तो ऑप्शन डी लास्ट वाला द इज़ करेक्ट, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत मध्यसीमा सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तुलनात्मक अभाव बोध का सिद्धांत, संदर्भ समूह, सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत, भूमिका समूह का सिद्धांत। देखिए, मैंने अभी अभी बताया ना आपको कि जो मध्य सीमा सिद्धांत है या मिडिल रेंज थ्योरी है, वो ना तो बहुत वृहत है ना ही बहुत सूक्ष्म है, बल्कि मिडिल का है, मध्य सीमा सिद्धांत है वो। तो आपको ये तो पता है कि मर्टन ने तुलनात्मक अभाव बोध के सिद्धांत दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा संदर्भ समूह का सिद्धांत भी दिया हुआ है, और भूमिका समूह का भी सिद्धांत दिया हुआ है, रोल सेट थ्योरी भी दी हुई है, ठीक है। सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत पार्सन्स से रिलेट करता है, और सामाजिक व्यवस्था बहुत बड़ी व्यवस्था हो गई, तो एक ये व्यापक सिद्धांत है, वृहत सिद्धांत है। और इन्होंने तो वृहत सिद्धांत दिया नहीं, इन्होंने तो मध्य सीमा सिद्धांत दिया है, मध्य का दिया है, ना तो बहुत बड़ा ना तो बहुत छोटा, ठीक है, बीच का। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी, तो इसका आंसर आपको पता चल गया ना, सा है आंसर, सा इज़ रॉन्ग, बाकी सही हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता मध्य सीमा सिद्धांत का प्रतिनिधित्व नहीं करती है? मध्य सीमा सिद्धांत का आधार बहुत व्यापक होता है, पहले ही गलत हो गया है ना, मैंने अभी बता दिया आपको। मध्य सीमा सिद्धांत में कुछ सीमित मान्यताओं का समावेश होता है, बिल्कुल सही, सीमित मान्यताएं ली जाती हैं, असीमित ले लेंगे तो भी कोई थ्योरी नहीं निकाल पाएंगे हम, ठीक है, रिसर्च ही नहीं कर पाएंगे। मध्य सीमा सिद्धांत जीवन के किसी एक पक्ष से ही संबंधित होता है। अब किसी एक इंसान को लेकर के, उसकी किसी एक प्रॉब्लम को लेकर के हम एक्सप्लेनेशन दे दें, तो क्या पूरी सोसाइटी का रूल निकल करके सामने आ जाएगा? नहीं आएगा, क्योंकि ये तो बहुत सूक्ष्म हो गया, बहुत माइक्रो हो गया। तो ये भी मध्य सीमा सिद्धांत नहीं है, मध्य सीमा सिद्धांत तो बीच से है। इसके अलावा मध्य सीमा सिद्धांत का संबंध आनुभविक ज्ञान से होता है, ये तो सही लग रहा है। मध्य सीमा सिद्धांत का संबंध अनुभविक ज्ञान से ही होता है, ठीक है, इसमें दोनों सही हैं ये। सॉरी, ये तो गलत है ना, फर्स्ट वाला तो हमने देख लिया ना, गलत है। आधार व्यापक नहीं होता, सीमित मान्यताएं भी नहीं होती, बहुत ज़्यादा कम मान्यताएं नहीं होती, और किसी एक पक्ष से भी संबंधित नहीं होता, ये सब रॉन्ग हो रहे थे ना, तो डी इज़ करेक्ट, ठीक है। अनुभव से ही हम देखते हैं कि क्या है जो ना बहुत ज़्यादा व्यापक हो रहा है ना बहुत ज़्यादा सूक्ष्म,
ठीक है, कंफ्यूज मत होना, लास्ट वाला ऑप्शन इज़ करेक्ट। और जो बी वाला था ना, मध्य सीमा सिद्धांत में कुछ सीमित मान्यताओं का समावेश होता है, बहुत ज़्यादा सीमित मान्यताओं का समावेश भी नहीं होता। ठीक है, तो ये हिंदी मीडियम वालों के लिए था आज। बस काम चलाओ वीडियो बनाया है आपके लिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत क्लोज़ है और आपको ज़रूर हेल्प होगी इससे, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है बच्चों।